सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है पिछले मेरा जो वीडियो दिया था लीगल एडवाइस के बारे में असम राइफ़ल्स के जीडी पर्सनल को लेके, वह जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मुझसे छूट गया था, उसको एज ए पार्ट 2 मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। स्पेशली जो जीडी पर्सन है सर्विंग के, उनको जो है मेरे पिछले वीडियो लगभग 10,000 लोगों ने देखा है, कई सारे कमेंट्स भी आए हैं। उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि हमें जो है सीपीओ का चाहिए, आईपीएस अफसर आना चाहिए, आर्मी ऑफिसर यहाँ से जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो मेरा 15 साल का जो अनुभव है इसी मैटर को लेके मैं स्टडी कर रहा हूँ, या जो भी है कोर्ट वगैरह में आर्गुमेंट हो रहा है, इससे बिल्कुल स्पष्ट आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑपरेशनल कंट्रोल जो असम राइफ़ल्स का है वो किसी भी हालत में एमएचए में नहीं जा सकता है। यह जो भी कर रहे हैं, जो होम मिनिस्टर है, जो भी है सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एमएचए में, वो जो है अपने जो है उस पर बलबूते पर जो भी सजेशन वगैरह देता है वो गलत है। और फाइनली इंडियन आर्मी एमओडी के थ्रू जो है ये बता देते हैं कि असम राइफ़ल्स जो है पारामिलिट्री ही रहेगा, ये हमारे अंडर में ही काम करेगा ऑपरेशनली। यह बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, इसमें जो है मुझे सख्त नाराज़ है, और मैं एसोसिएशन इसका ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि जो एनएसए है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट के जो हेड हैं दोवल सर, जो कि थर्ड टाइम अभी जो है एनएसए का पदभार संभाला है, उन्होंने ही 2016 में हमारे पैटर्न इन चीफ से बात करके हम उनसे मिलने गए थे, और उन्होंने कहा था कि असम राइफ़ल्स जो है सिंगल कंट्रोल में आना चाहिए। वो किस लिए इतने साल जो है चुप रहते हैं? और पिछले ही साल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसके ऊपर मैं वापस जब मैं अपना दफ्तर जाऊंगा ट्रिवेंड्रम में, फ़िलहाल मैं चेन्नई में हूं, एक वीडियो उस पर भी मैं निकालूंगा। जो मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और कहा था कि जो असम राइफ़ल्स के जो ड्यूल कंट्रोल है, जो अभी एमएचए एमओडी आपस में जो है उलझ रहे हैं, ना ही इसका कोई सॉल्यूशन आ रहा है, यह मैटर जो है एनएसए ने लेना चाहिए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट, जिसका हेड हमारे दोवल सर हैं, जो हमसे बात भी किया था, हमने कई सारे करस्पॉन्डेंस भी किए थे उनसे। यह जो है इसको बिल्कुल ही क्या कहते हैं, इसका कोई डिसीजन अभी तक आया नहीं है। इसको हम यह कहेंगे कि हमारे इंडियन आर्मी भी जो है सख्त तरीके से ये सरकार के सामने अपना जो है ओपिनियन देते नहीं है कि असम राइफ़ल्स का जो है ऑपरेशनल कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा। और जहाँ तक वेलफेयर का मैटर है, देखिए, कोई भी जनरल रैंक के जो अफसर हैं या सर्विस कर रहे हैं एज ए डीजीआर, और जो यहाँ से जा चुके हैं, वो जो है सरकार को कभी भी वेलफेयर के मैटर पर कोई एडवाइस देते नहीं है। ना कि देखिए, मैं कई सारे हमारे पास भी हैं जनरल वगैरह, उनको मैं अपना वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। वो वेलफेयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम इनसे काम लेते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए, थर्ड सेंट्रल पे कमीशन तक असम राइफ़ल्स को आर्मी की बेनिफिट मिलता था, किस प्रिंसिपल पर? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि 31 दिसंबर 1985 तक हमें सभी फैसिलिटी मिलते थे। स्पेशली जो जीडी पर्सनल है उनको जो है ऑनररी रैंक, यानी कि जो सीनियर जेसीओस वगैरह, जिसमें पेंशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, देखिए, वह लेके जाते थे। और यह जो फैसला उन्होंने लिया है 1986 से, जो पुलिस में जो रखा है, सरासर गलत है। देखो, इतने साल हो गए, हमने जो है इनके साथ केस टेकअप किए हुए 10 साल हो चुके हैं, अभी हम 10वां जो है एजीएम मना रहे हैं। तो यह जो है काफ़ी गलत है। और दोवल सर, यदि ये वीडियो सुनते हैं कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट के, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो दिया था, वह आज जो है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर हैं एनएसए, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को एओबी रूल अमेंड करके एक सेपरेट डिपार्टमेंट का पदवी दे रखा है। देखिए, तो वो जो मैंने जो बताया, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर जो मिलिट्री एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा है कि यह जो मैटर है एमएचए और एमओडी के बीच में न होकर एनएसए सेक्रेटरीट जो है इसका एक सॉल्यूशन देना चाहिए। वो मैंने भी जो है अपना एक वीडियो में दिया था, जब ये बात सामने आया था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को डिपार्टमेंट के रूप में एओबी रूल अमेंड करके उन्हें बना दिया है।
मैं भी काफ़ी खुश था, क्योंकि ये जो मैटर एनएसए के द्वारा ही हल होना चाहिए। जैसे हमारे मिलिट्री एडवाइज़र, इसके ऊपर मैं एक वीडियो निकालूंगा वापस त्रिवेंद्रम जाने के बाद। मैंने यह कहना है, देखिए जो जीडी पर्सन, आप लोग यह दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे यहाँ आईपीएस अफसर आएंगे। एक कोशिश हुआ था, देखिए जब 4th पे कमीशन में जब इनको पुलिस बनाया गया, जैसे सभी लोग जानते हैं, हमारे पहला जो वुमेन आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी मैडम, वह जो है डीजी बन के अभी पुदुचेरी जो वहाँ के जो है गवर्नर के पद से जो है मतलब ख़त्म हो चुका है, 75 साल की है। मैंने भी उनको, उनके एक वेबसाइट है, मैंने भी अपना मैटर उनको बताया है, जवाब अभी तक मिला नहीं है। देखिए उनको भेजा गया था डीजीआर में, यानी कि कोई भी पोस्ट चार्ज लेने के लिए ऑन डेपुटेशन, इन्होंने उसको चार्ज दिया नहीं है। देखिए क्योंकि अभी क्या है, असम राइफल्स में जैसे बीएसएफ वगैरह से जो मेडिकल जो है, यानी कि सुखवी में भी मुझे पता है कि वहाँ पे बीएसएफ या सीआरपीएफ के डीआईजी रैंक के अफसर हैं, और यहाँ पे डीजीआर में भी जो डायरेक्टर जो मेडिकल है वह पद भी जो है कोई सीएपीएफ के लोग डील कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कोई जैसे ब्रिक पर्सनल हो गया, जहाँ एडीजी हो गया, वहाँ पे अगर कोई आईपीएस अफसर आएंगे तो ये लोग रेसिस्ट करेंगे। उसी समय क्या हुआ था, ये गए थे किरण बेदी जी वहाँ पे डीजीआर में, उनको कार्यभार नहीं दिया गया, तो बाद में उनको मिजोरम भेजा गया, जैसे आप सभी को पता है। तो यह जो है कार्य वो है, आप लोग स्पष्ट कीजिए। यह जो मैं भी बता रहा हूँ, ये जो वीडियो के थ्रू भी एनएसए को इस पर हरकत में आना चाहिए। जो मैटर ऑलरेडी उनके जो है नॉलेज में है, कई सारे हमने करस्पॉन्डेंस किए। और जहाँ तक जीडी पर्सन का संबंध है, आप लोग जब जाएंगे कोर्ट में, इसी चीज़ मुद्दे को लेके जाना है, क्योंकि एओबी रूल जो पुलिस जो हमको बनाया है, लेकिन हमारा जो है कंट्रोल, ड्यूल कंट्रोल काफ़ी नुकसानदायक है। हमारे बेनिफिट यानी कि जो वेलफेयर की बात आती है, आप लोग का जो वारंट ऑफिसर भी जो लाया गया वो भी गलत है। देखिए वारंट ऑफिसर भी हटना चाहिए, हवलदार से नायब सूबेदार बनना चाहिए, ना ही नायब सूबेदार आप लोग जो है जो एबल जेसीओ से ऑनररी कैप्टन बन के भी जाना चाहिए। और ये जो है देखिए प्रमोशन का जहाँ तक संबंध आता है, आप लोग का सेंट्रलाइज्ड प्रमोशन होना चाहिए। ओके, तो आजकल पॉसिबल है, डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड हो जा। बीच में मैंने सुना था कि किया था, पता नहीं किसी कारणवश उसको रोक दिया गया। इससे क्या होता है कि पूरे असम राइफल जो 46 बटालियंस है, वहाँ पे पूरे सीनियरिटी ले आ जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी यूनिट में जल्दी प्रमोशन मिल रहा है और किसी यूनिट में काफ़ी लेट हो रहा है। यानी कि 35-36 साल सर्विस करके जब पेंशन जाती है तो हवलदार में और जो वारंट ऑफिसर में ही अटका हुआ है। वारंट ऑफिसर तो बिल्कुल निकलना चाहिए। आप लोग जब कोर्ट में जाएंगे, ये सब मुद्दे को लेके आपको ऑर्डर मिलेगा और सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वैसे आरेवा जो है कोर्ट में चल रहा है, जैसे आप सभी को पता है। मैं जो है ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है हमें आसाम राइफल को जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ रखा गया है, पारामिलिट्री। एसएफएफ को, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने एक पिटीशन दिया था डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का। उनका रिपोर्ट नंबर 214 को देखिए। जब मेरा वेबसाइट तैयार हो जाएगा मैं ये सब अपलोड करूँगा। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि असम राइफल्स के PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक को इमीडिएटली आर्मी की ग्रुप वाई का पे अलाउंस दिया जाए, क्योंकि एसएफएफ में वो सब पहले से लागू है। उनको जो है 1 रैंक 1 पेंशन भी मिलते हैं, जो असम राइफल्स के लोगों को मिलना चाहिए। जब यह जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है नहीं करने की बात नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में यदि वो जाते भी हैं तो SLP डिसमिस कर दिया जाएगा, जैसे ECHS का हुआ था। तो फाइनली जो है आप लोग को यह सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उस वक्त भी ड्यूल कंट्रोल में था असम राइफल्स। 1965 से एडमिनिस्ट्रेशन MHA के पास है। अगर सरकार चाहे तो ड्यूल कंट्रोल को हटा के पूरे जो बेनिफिट जो पहले मिलता था असम राइफल्स के जवानों को मिलेगा। तो इसमें जो है बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये कंप्लीट होने वाली चीज़ है। इसमें कोई भी लीगल इन्फिर्मिटीज़ नहीं है। और जीडी पर्सन को मैं कहता हूँ, जो मैंने बताया है पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो बता रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान से देखो, शुरू से अंत तक वीडियो देखो, और इसमें फ़ायदा आप लोग का होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।